हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, आशा और उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, ये ऐसा समय है जो आने वाले आपके भविष्य को तय करेगा। ये आने वाले इन 2 महीनों में जो विद्यार्थी जितनी लगन के साथ मेहनत करेगा, आने वाला भविष्य, आने वाले जो साल होंगे वो उसके लिए उतने ही बेहतरीन साबित होने वाले हैं। साथियों आपको ये ध्यान देना है कि ये ऐसे दो से ढाई 3 महीने रहने वाले हैं आपके, जो आपके भविष्य को तय करेंगे। साथियों, आपकी जो भी एज है, लेकिन आपको नौकरी जैसे ही आपको प्राप्त हो जाएगी तो आने वाले आपका जीवन आपका और आपके परिवार के लिए कितना बेहतरीन होने वाला है, उस पल को महसूस कीजिए साथियों। जब आपके पास नौकरी होगी, सारी चीजें होगी, आपका सम्मान होगा, आपके माँ बाप की आंखों में जो वो खुशी के आंसू होंगे और आपकी आंखों में जो खुशी के आंसू होंगे वो आप महसूस कीजिए। साथियों, ये ऐसे आने वाले 2-2.5 महीने होने वाले हैं। मेहनत करिए यार, खुशी के साथ मेहनत कीजिए, पढ़ाई को बोझ ना मानिए, मेहनत करिए साहब, सपने पूरे होते हैं। मेहनत करिए, सपने जरूर पूरे होंगे। आपके सामने है 41वां प्रश्न। 40 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, 50-50 की सीरीज है, 41वां क्वेश्चन है। डेली 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलते होंगे, बहुत ही बढ़िया। ये आपके सामने 41वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी एग्जाम में मैं ऐसे प्रश्न ला रहा हूं जो एसएससी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो अभी करंटली 1 साल के में जो पेपर हुए हैं और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सब आपके सामने हैं। देखिएगा जरा, मैंने सारी सीरीज आपको बना दी है, बढ़िया प्लेलिस्ट तैयार है। ट्रिक भी धीरे धीरे मेरी आती जा रही है, 1 2 3 आप लोग और कमेंट करेंगे और वीडियो आएंगी। आपके सामने है प्रश्न 41वां। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीट चाहिए, मैंने विपक्ष को न्यूनतम कितनी सीटें चाहिए होती हैं यदि कोई विपक्ष बनेगा। जैसे आपको पता होगा हमारे देश में लोकसभा की अधिकतम कितनी सीटें हैं, 550 सीटें, लेकिन 545 सीटों में ही चुनाव होता है। तो ध्यान देना साथियों, विपक्ष को कितनी सीटें चाहिए होती हैं, 15%, 20%, 25% या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के यदि आपको नेता बनना है, विपक्ष का नेता बनना है तो 10% सीटें आपको चाहिए होंगी। जी हाँ साथियों, कितनी सीट चाहिए होगी, 10% सीट आपको चाहिए होगी। साथियों 15 यदि किसी भी पार्टी की लोकसभा में चुनाव आती है, साथियों थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां से आपको मान लेता हूं कि 545 सीटों में चुनाव हुए, इसका अगर मैं आधा मान लेता हूं 276 या 77 सीटें जिसकी भी आ जाती हैं, 50% से अधिक सीटें जिस भी पार्टी की आ जाती हैं, 50% से अधिक सीटें जिस भी पार्टी की आ जाती है उस पार्टी की जीत तय हो जाती है। तो पार्टी अपने सिर्फ 15%, जी हाँ साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बात, पार्टी अपने सिर्फ 15% उन, जैसे 15% एमएलए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, एमपी, उन सिर्फ 15% ही एमपी को वो मिनिस्टर बना सकती है। जी हाँ साथियों, यदि चाहे पार्टी की इच्छाएं हैं कि वो 60, 70, 80, 90, 100 या फिर इससे अधिकतम लोगों को बना ले, नहीं पॉसिबल है। सिर्फ साथियों जितनी भी सीटें उसकी होंगी, जैसे मान लिया कि 545 है, 545 में किसी भी पार्टी को 300 वोट प्राप्त हुए तो उसका सिर्फ 15% ही वह मंत्री बना सकती है। जी हाँ साथियों, मतलब 45 लोग ही सिर्फ मंत्री बन सकते हैं साथियों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखिए साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विपक्ष में बैठने के लिए पार्टी को न्यूनतम 10% सीटें चाहिए होती हैं और किसी भी पार्टी अपने मंत्री कितने परसेंट बना सकती, 15% ही एमएलए या एमपी को मंत्री बना सकती है। ठीक है साथियों, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है साथियों, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो पिग्मीज होती है किस नदी घाटी में पाए जाते हैं, जाम्बेजी, नीली या नाइजर नदी। तो साथियों अफ्रीका की जो मूलभूत जनजाति पिग्मीजी होती है वह किस नदी घाटी में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह कांगो बेसिन नदी के किनारे पाए जाते हैं। जो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीजी होती है, साथियों ध्यान रखना है, जो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मीजी होती है वह जाम्बेजी नदी किनारे पाई जाती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है, क्योंकि मिस्र जो पूरा बसा हुआ है, जिसकी राजधानी इजिप्ट भी जिसको कह देते हैं, काहिरा जिसकी राजधानी है, वह पूरा नील नदी जो है, नील नदी के ऊपर ही पूरा मिस्र निर्भर करता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने,
विद्युत अपघटन अपक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ होती है साथियों? ध्यान देना, विद्युत अपघटन अपक्रिया में अपचयन की क्रिया कहाँ होती है? कैथोड पर, एनोड पर या अपघट्य में? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है वह अपचयन की क्रिया कहाँ होती है? कैथोड में होती है। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है, जो विद्युत अपघटन जो क्रिया होती है वह अपचयन की क्रिया, वहां पे अपचयन की क्रिया कहाँ पे होती है? कैथोड पर। और जो एनोड जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड जो होता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज कैथोड पर, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण का मान कितना होता है? जो यौगिक में क्षारीय धातु होती है, क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? -1, +1, -2 या +2। तो किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होता है? किसी यौगिक में क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय धातु का जो ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है वह +1 होता है साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों जो धातुएं होती हैं वह हमेशा क्षारीय होती हैं। क्या? क्षारीय बनाती हैं, मतलब उनका नेचर कैसे होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अपना हो जाएगा बी नंबर हो जाता है। जो मेटल होते हैं, मेटल का नेचर कैसे होता है? बेसिक। एम भी ध्यान रखना, मेटल का नेचर बेसिक होता है। और जो नॉन मेटल होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? नॉन मेटल मतलब कि अधातु, उनका नेचर एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक, यानी कि अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है, ये ध्यान रखना है। और ये कैसी होती हैं? क्षारीय होती हैं। क्या होती हैं? क्षारीय होती हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है 0, धनात्मक, ऋणात्मक या सभी। तो साथियों जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसका मान कैसे होता है? तो ऑक्सीकरण संख्या का मान जो होता है साथियों वह 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान 0, धनात्मक और ऋणात्मक तीनों हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए चलते अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं साथियों? जी हाँ, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को कहा जाता है दहन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, योगशील अपक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्माक्षेपी जो अपक्रिया होती है उस अपक्रिया को हम लोग दहन अपक्रिया भी कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को हम दहन अपक्रिया भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, नीला थोथा का जलीय घोल किस गुण का होता है? जी हाँ साथियों, नीला थोथा का जो जलीय गुण होता है वह किस गुण का होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या ऑप्शन डी जल की मात्रा पर निर्भर करता है। तो नीला थोथा का जो जलीय गुण होता है वह किस प्रकार का होता है? जो नीला थोथा का जलीय गुण होता है वह अम्लीय होता है। नीला थोथा का जो जलीय गुण होता है वह अम्लीय होता है, तो ध्यान देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पॉलीथीन किस अपक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? जी हाँ साथियों, पॉलीथीन जो होता है वह किस अपक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? विस्थापन अपक्रिया द्वारा, बहुलीकरण अपक्रिया द्वारा या योगशील अपक्रिया द्वारा या सभी। तो पॉलीथीन जो होता है वह बहुलीकरण की अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है साथियों। क्या ध्यान रखना, जो पॉलीथीन होता है वो बहुलीकरण की अपक्रिया द्वारा बनाया जाता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, निम्न में से किस में मौलिक एसिड पाया जाता है? जी हाँ साथियों, मौलिक एसिड किस में पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, अंगूर में और सेब में। तो साथियों मौलिक एसिड किस में पाया जाता है? जो मौलिक एसिड होता है वो सेब में पाया जाता है साथियों। किस में ध्यान रखना है? जो मौलिक एसिड होता है वह सेब में पाया जाता है साथियों। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मौलिक एसिड पाया जाता है। मौलिक एसिड जो होता है, मौलिक एसिड वो सेब में पाया जाता है साथियों। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में पाया जाता है, वो उसमें भी पाया जाता है। पालक में भी जो अपना होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो टार्टरिक एसिड होता है वो इमली में पाया जाता है। अंगूर में भी टार्टरिक पाया जाता है। नींबू की कोई बात करें, नींबू और जो संतरा होते हैं उसमें कौन से एसिड पाया जाता है? नींबू और संतरा में, इन दोनों में सिट्रिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि कोई से आपसे बात करेगा सिरका, तो सिरका में क्या पाया जाता है? सिरका में जो होता है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एसिटिक एसिड ये भी आपको ध्यान रहना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? जिसको हम LIC के नाम से भी जानते हैं।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956, 1956, 1971, 1952 या 1950 में? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई थी वह 1956 में हुई थी। जी हाँ साथियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जी हाँ साथियों, आपके सामने यह प्रश्न, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्व तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्र, या ऑप्शन सी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप में। तो साथियों, भारत के जो किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर माने दैनिक तापांतर में अंतर पाया जाता है, वो ऐसा कौन सा प्रदेश है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? दैनिक तापांतर में अंतर जो होता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। साथियों, होता क्या है कि राजस्थान में जो दिन का तापमान होता है वह ज़्यादा हाई होता है और रात का जो तापमान वो उतना ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसी भी जगह का जो तापमान में होता है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। जैसे ही रेत गर्म हुई तो तापमान सर्वाधिक, जैसे ही रेत ठंडी हुई तो तापमान न्यूनतम। तो साथियों ध्यान देना है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल ध्यान रखना है? थार का रेगिस्तान पाया जाता है। कौन सा? थार रेगिस्तान है। ठीक है, और यदि कोई पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा होगा तो भी ध्यान रखना है कि हमको सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? जी हाँ साथियों, मानसून जो प्रस्फोट है उससे क्या आशय है? वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया से, या आकाश में बादलों का गलत संघनन रूप से आच्छादित होना, या बादल मौसम जिसमें एक लंबे समय तक वर्षा होना, या अकस्मात तड़ित झंझा के साथ केवल मूसलाधार वर्षा। तो साथियों, मानसून जो प्रस्फोट होता है उसका आशय क्या है कि अकस्मात तड़ित झंझा के साथ केवल मूसलाधार जो वर्षा होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अकस्मात तड़ित झंझा के साथ जो केवल मूसलाधार वर्षा होती है उसे ही अपन को मानसून प्रस्फोट कहते हैं, जिसको बादल फटना भी कह देते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जी हाँ साथियों, जीव द्रव्य शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी पुरकिंजे, ऑप्शन सी जॉन रे, या ऑप्शन डी हैचिंसन। तो साथियों, जो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने किया था, यह भी आपको ध्यान देना है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? जी हाँ साथियों, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, ऑप्शन बी निर्यात क्षेत्र, ऑप्शन सी निजी कारपोरेट क्षेत्र, या ऑप्शन डी घरेलू क्षेत्र। साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन से एक क्षेत्र है जो सर्वाधिक योगदान देता है? तो आंसर उसका क्या हो जाएगा? घरेलू जो क्षेत्र होता है भारत में वो सर्वाधिक योगदान करता है। बचत क्षेत्र में जो घरेलू क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक योगदान करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जी हाँ साथियों, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उसका मतलब क्या होता है? वृद्धि एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, या आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, या सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वृद्धि एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, या आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, या सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व वाली वैसे सरकार कहाँ है? अमेरिका में, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसे ही कहते हैं। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है। भारत में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में चलती है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? यदि आपसे कोई पूछे जीव द्रव्य की खोज किसने की थी तो इसका आंसर पुरकिंजे होगा। लेकिन यदि कोई पूछे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी हैक्सले, या ऑप्शन डी ट्रेवीरेनस। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि जीव द्रव्य का जो भौतिक आधार वो जीव द्रव्य जीवन के भौतिक आधार है, यह हक्सले ने कहा था। क्या किसने कहा था? हैक्सले ने। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? जी हाँ, भारतीय जो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह,
पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर विमल जालान या पीवी चिदम्बरम। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का जो अग्रदूत होता है वो हम किसे कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो हम अग्रदूत कहते हैं। 1990-92 में ऐसी स्थिति आ गई थी, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डूबने लगी थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया था, इसलिए उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। जी हाँ साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो सिख थे, और ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो भारतीय आरबीआई के गवर्नर होते हुए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, एक समान होती है या अनंत होती है। तो प्रकाश की गति की तुलना में जो रेडियो तरंग की गति होती है वह समान होती है। जितनी प्रकाश की गति होती है उतनी ही रेडियो तरंगों की गति भी होती है। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक समान होती है। प्रकाश की गति और रेडियो तरंगों की गति एक समान होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। जी हाँ, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का जो संप्रेषण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण जो होता है उसको हम संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। इसका राइट आंसर संवहन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। किसी द्रव्य को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में जो बदलने की क्रिया होती है उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। साथियों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।